जी आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है मेरे शो में लाइफ आजकल। आज हमारे साथ कौन जुड़े हैं और आज मेरे साथ कौन बात करने वाले हैं, उनकी शुरुआत मैं कुछ इस तरह से करता हूँ। एक नोट पढ़ने वाला हूँ मैं, और मैं बताऊँगा नोट किसने लिखा था और किसके लिए लिखा था। एक बुक से मैं ये नोट पढ़ रहा हूँ। दर्शक और पाठक कहानी में खुद और अपने परिवेश को जोड़कर देखते हैं। यूँ कह सकते हैं कि कहानी की समग्रता उसके व्यापक कैनवस में निहित होती है। शैलजा कौशल के पहले कहानी संग्रह वास्तव में को पढ़ते वक्त मुझे कहानियों की विषय वस्तु की विविधता तथा झलक से कहानियों का यही गुण महसूस होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये श्री स्वर्गीय ओमपुरी जी के नोट्स हैं, और ये नोट्स जिनके लिए लिखे गए हैं वह हैं शैलजा कौशल जी और जो आज मेरे साथ जुड़े हैं। वेलकम टू द शो शैलजा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच तरुण एंड सभी आपके जो व्यूवर्स हैं लाइफ आजकल को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने कार्यक्रम में लेने के लिए। नहीं नहीं, ये मेरा सौभाग्य है और मैं इतना अच्छा महसूस कर रहा हूँ आज आपसे बात करते हुए। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर दीज बुक्स जो आपने मुझे भेजी, और मैं इनको पढ़ के हम्म। मैं अभी तक आ में हूँ। मैं मतलब, एक तो हिंदी में लिखी गई किताबें हैं जो पढ़ना बहुत आसान है। मैं अपने जी। दर्शकों को बता दूं कि इन किताबों के लिए मेरे पास इनकी दो बुक्स हैं, शैलजा जी की, एक वास्तव में और दूसरे पाँच के सिक्के। इन दोनों बुक्स के लिए, एक तो मेरे ख्याल से वास्तव के लिए आपको चंडीगढ़ साहित्य अकादमी की तरफ से पुरस्कार भी मिल चुका है शैलजा जी, एम आई राइट? जी हाँ, मेरी पहली किताब वास्तव में को चंडीगढ़ साहित्य अकादमी की तरफ से बेस्ट बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। दैट वाज बैक इन 2016 एंड दिस ईयर इन जनवरी फर्स्ट वीक माय बुक सेकंड बुक पांच के सिक्के को भी चंडीगढ़ साहित्य अकादमी की तरफ से बेस्ट बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। वाह वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट ऑसम। थैंक यू सो मच। और थैंक्स। मेरे शो की शुरुआत इससे अच्छी नहीं हो सकती कि जब मैं एक ऐसे शख्सियत से बात कर रहा हूँ जो राइटिंग की दुनिया में एक नाम है, और वो नाम आज मेरे साथ बैठा हुआ है। तो शुरू करते हैं इस छोटी सी कॉन्वर्सेशन को आपके साथ शैलजा जी। तो मैं जी जानना चाहूँगा, शुरुआत ऐसे करते हैं कि थोड़ा सा आप अपना परिचय दें और थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताएं। और वैसे तो बुक्स में लिखा है, पर मैं फिर भी चाहूँगा कि आपसे मैं सुनूं कि आप कौन हैं और आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड क्या है। फिर धीरे धीरे हम आएंगे आपकी लेखन जर्नी के ऊपर, राइटिंग, जो आपकी जर्नी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं थोड़ा अपने बारे में व्यूअर्स को बता देती हूँ जिनसे मेरा परिचय भी नहीं है। मैं बहुत सालों से लिखती आ रही हूँ और मुख्यतः मैं कहानियां लिखती हूँ, लेकिन यात्रा संस्मरण और कविताएं भी, कविताएं तो नहीं कहेंगे पर दोहे, जिस तरह से कपलेट्स होते हैं वो भी मैं लिखती हूँ। लेकिन मेरा जो मेन एरिया ऑफ वर्क है वो शॉर्ट स्टोरीज कह सकते हैं या स्टोरीज सिंपली हम कह सकते हैं। हम्म। तो कहानियां ही रही हैं और 16 साल की उम्र से मैं, 15-16 साल की उम्र से मैं लिखती आ रही हूँ। ओके। और एक लेटर टू एडिटर से शुरू हुआ सफर आज यहाँ तक पहुंचा है। और ईश्वर की कृपा से और सभी जो रीडर्स हैं, मेरे पाठक हैं और जो आलोचक हैं, और आपके जैसे हमारे जो वेल विशर्स हैं, उनकी जी। सभी की सपोर्ट से आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। 2 किताबें हैं मेरे नाम और तीसरी किताब पे भी काम मैं कर रही हूँ। ओके। और इसके अलावा आई थिंक बहुत सारे ढेरों मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में मेरे आर्टिकल्स और स्टोरीज छपती रही हैं। ओके। और ये सारी स्टोरीज जो इन दोनों किताबों में है सभी कहीं ना कहीं पब्लिश्ड हैं, ओके। नेशनल पेपर्स में या ओके। मैगजीन्स में या ई पेपर्स में। अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये किताबें उन सभी कहानियों का एक संग्रह है, कलेक्शन ऑफ दो स्टोरीज। जी। ओके। कलेक्शन, यस। तो यस। शैलजा जी, ऑफ कोर्स आपने जो ये बात बोली कि 16 साल की उम्र से ये सफ़र आपका शुरू हुआ, और एक लेटर टू एडिटर आपने जो लिखा, उस पर मैं ज़रूर आऊँगा, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। पर उससे पहले आपकी जो
पैदाइश है, परवरिश है, वो सारी पंचकुला चंडीगढ़ के की ही है, या आप कहीं बाहर से, कहीं बाहर पले बड़े, या आपकी पढ़ाई जो जी शिक्षा जो मैं आपकी पूरी हुई? मेरी शिक्षा, जहाँ तक सवाल है, स्कूलिंग मेरी चंडीगढ़ की है। जी। वैसे जिस जमाने में हम लोग बॉर्न हुए थे, जमाना कह लीजिए या सालों पहले, तो हाँ। उस समय जो जन्म होता था वो नानी के घर होता था। अच्छा। तो मेरा जो जन्म है वो तो मेरी नानी के घर का है, पंजाब में। अच्छा। और उसके बाद फिर जी, लेकिन 3 महीने की उम्र से लेकर अब तक मैं चंडीगढ़ में ही हूँ। अच्छा। और थोड़ा बहुत इधर उधर कभी जाना 2-3 महीने के लिए तो रहता है, लेकिन जो मेरा लंबा समय रहा, परवरिश रही मेरी, जो पढ़ाई लिखाई और जिसको कहते हैं ग्रोइंग अप ईयर्स मेरे जो रहे, वो सब चंडीगढ़ का ही है। ओके। और यही का जो शहर का इम्पैक्ट है वो मेरी राइटिंग पे भी बहुत देखने हम्म। में आता है। द जी। काइंड ऑफ वर्ड्स आई यूज एंड द काइंड ऑफ स्टोरीज आई टेल, जी। वो ये सभी कहानियां मेरे जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस हैं या मेरी जो पर्सनल लाइफ इंस्टेंसेस हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया एज अ जर्नलिस्ट। मैंने अपनी करियर की शुरुआत की थी अच्छा। और उसके बाद फिर मैं पब्लिक रिलेशंस में आई और लगातार लिखती गई। ओके। तो मैं इस बात से एग्री करूंगा, बहुत ईमानदारी है आपकी स्टोरीज में, क्योंकि मुझे इतना थोड़ा सा अंदाज़ा है कि जी। एक लेखक को थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है कुछ भी लिखने से पहले। और जब आपकी हम्म। कहानियों का पढ़ते हैं तो उसका जो बैकग्राउंड, नॉर्मली जो प्लॉट मुझे दिखता है वो चंडीगढ़ के आसपास का ही दिखता है, कि जो भी चरित्र है, जो भी कैरेक्टर है आपकी स्टोरीज़ में, वो कहीं ना कहीं चंडीगढ़ से बिलोंग करता है या चंडीगढ़ के आसपास के एरिए का ही है। तो हाँ, वहाँ पे आपने ईमानदारी रखी है, तो इससे कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा तो ज़रूर हो जाता है कि ये कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ी हुई कहानियाँ, या आपके आसपास कुछ ऐसा घटा जिसको आपने बड़ी बारीकी से नोट किया, उसको कलम के माध्यम से पेपर पे उतारा और लोगों तक पहुंचाया, तो वो ईमानदारी तो दिखती है। थैंक यू सो मच, आपने शेयर किया थैंक अपना यू। थैंक यू। अपना बैकग्राउंड। पर आते हैं आपके लेखन पे। ये शौक कैसे शुरू हुआ, कैसे डेवलप हुआ? शैलजा कौशल जी, शैलजा कौशल एज ए पत्रकार कैसे बने, उसके बारे में कुछ बताएंगे तो दैट वुड बी ऑसम। देखिए, मेरी जो मैं मानती हूँ कि एक बच्चे पर, उसकी परवरिश पर और वो जीवन में क्या करता है, हम्म। केवल सिर्फ पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, और किस तरह के उसका, जैसे एक शब्द है संस्कार जिसको हम कहते हैं। बट मैं इस यहाँ पे बहुत कोई पूजा पाठ के संस्कारों की ज्यादा बात ना करते हुए, हम्म। मैं उन संस्कारों की बात कर रही हूँ जो किसी बच्चे की हॉबीज में आते हैं, जो उसके एक एप्टीट्यूड को डिफाइन करते हैं। तो हम्म। इन सब चीजों के ऊपर जो उस घर घर का जो माहौल है, हम्म। पेरेंट्स का जो एप्टीट्यूड है, पेरेंट्स की हम्म। जो नेचर है, स्वभाव है, हम्म। व्यवहार है, वो सब कुछ बहुत मैटर करता है। करेक्ट। मेरे पिता शुरू से पत्रकारिता में रहे हैं और जब से मेरा जन्म हुआ, मैंने जी। उनको एज अ जर्नलिस्ट ट्रिब्यून में काम करते देखा। अच्छा। और घर का माहौल था साहित्यिक भी, और अखबारें, सभी अखबार हमारे घर, समाचार पत्र आते थे, करीबन 15-20 समाचार पत्र आते थे, सब मैगजीन्स आते थे। हाँ। और घर में साहित्यकारों का लगातार आना जाना, पत्रकारों का आना जाना, और समाज से जुड़े जो लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, लोग हैं, उनका मेरे पिता के जीवन के साथ बहुत ही क्लोज एक रिलेशन रहा। जी। तो घर में जो माहौल था वो हम्म। जैसे शब्द और लेखन की बात जब हम करते हैं, तो उसका सबसे जो जड़ में चीज होती है वो होती है रीडिंग। जी। और मेरी रीडिंग न्यूज़पेपर से ही स्टार्ट हुई, और अच्छा। फिर वो धीरे धीरे किताबों और मैगजीन्स तक पहुंची। तो अच्छा। उस चीज का इम्पैक्ट मेरी जो परवरिश है और मेरी साइकोलॉजी है और जो मेरी संस्कार, जिसकी मैं हॉबीज एप्टीट्यूड की बात कर रही थी, उस राइट। पे उसका बड़ा गहरा प्रभाव उस चीज का पड़ा। तो ओके। हालांकि मेरी 2 सिस्टर्स हैं, बट उनके एप्टीट्यूड थोड़े डिफरेंट हैं। जैसे वन इज अ साइकोलॉजिस्ट एंड वन इज एमबीए एचआर ओके। प्रोफेशनल, एंड उनका एप्टीट्यूड जो था वो और शेप ले गया, और वो बहुत अच्छा अपने क्षेत्र में कर रही है। लेकिन मेरा जो एप्टीट्यूड था जी। वो राइटिंग की तरफ जो है, वो झुकाव मेरा हो गया। और जी। मैंने, आई थिंक, मुझे याद नहीं है मैंने कलम पहली बार कब उठाई थी। जी। मतलब मुझे जब भी मैं पेन को उठाती थी तो मुझे लगता था आई एम मेंट टू राइट।
मैं हाँ। लिखने के लिए ही बनी बनी हूँ। वाह। जी। या ओके। जी। और मैंने कभी जीवन में जिसे हम कहते हैं लर्न करना जी। और सीखना और हम्म। नए शब्दों को सीखना, नई भाषा को सीखना हम्म। और भाषा को और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हम्म। और प्रांजल एक वर्ड होता है, प्योर, कैसे हम हम्म। कर सकते हैं। और हम्म। प्योर भाषा के लिए जरूरी नहीं है हम संस्कृत के शब्दों का इस्तेमाल करें। जी। और इस तरह की आजकल ट्रेंड चल रहा है, वील टॉक अबाउट इट ऑल्सो। एंड मतलब बचपन से ही मैं न्यूज़पेपर्स में एडिटोरियल्स पढ़ती रही, इंग्लिश के भी, हिंदी के एडिटोरियल्स पढ़ती, लेकिन हिंदी मेरी जो है वो प्रिय भाषा शुरू से बचपन से ही रही। मैं उस और पे मैं तो उस पे अब आने तक वाला था। मैं जितना कंट्रीब्यूट अभी जी नहीं, आप जी बोलिए, आई एम सॉरी। हाँ। कर सकी, जितना मैं हिंदी में जितना मैं लिख सकी अब तक मैंने लिखा है। और इनफैक्ट मुझे याद भी नहीं है कि कुछ लोग मुझे बताते हैं कि ये आपने लिखा था एक बार, बताते हैं कि किसी आलेख में, कई बार ध्यान में नहीं रहता है, इतना लिख हम्म। चुकी हूँ। लेकिन हम्म। फिर भी बहुत कम है, 2 किताबें तो अभी शुरुआत भर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि सफर अभी लंबा है और मुझे इस भाषा को बहुत कुछ देना है अभी, और मेरा कर्ज है इस भाषा के ऊपर, ऐसा मैं वाह। महसूस करती हूँ। वाह वाह, जी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मैं यही आपसे पूछने वाला था थैंक यू। कि हम मैं मेरा बैकग्राउंड हिमाचल का है, मेरा बचपना बनारस का है। मैं पला बड़ा 8वीं तक मैं बनारस के पास किसी छोटी सी जगह से रहा हूँ। फिर मैं धर्मशाला हिमाचल का रहने ये वाला हूँ आपकी फिर। हिंदी बताती है। हाँ, ऑफ कोर्स, ये एक एडवांटेज है, वो यूपी की फिर बोली, उत्तर प्रदेश की जो शुद्ध हिंदी का आता है। हम लोग, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक हम जब बचपन में थे तो उस टाइम पे हिमाचल आया, हिमाचल में आके मुझे पता चला कि हैंडपंप बोलते हैं, क्योंकि यहाँ वहाँ पे हम उसको चापाकल बोला करते थे, इतनी शुद्ध हिंदी होती थी। चापाकल, हैंडपंप को चापाकल लोकल बोलते भाषा हैं में। उत्तर प्रदेश में। तो यही अच्छा। पूछने वाला था कि ये जो लोकल भाषा में। जो नॉर्थ नॉर्थ इंडिया का जो स्टेट, जो ये सारा इलाका है, यहाँ पे आजकल के टाइम पे इंग्लिश एक आपका बेसिक लैंग्वेज बनती जा रही है। मैं ये नहीं कहता, लोग साधारण जीवन में हिंदी में बात करते हैं, लेकिन जैसे ही दो लोग आपस में बात करते हैं, अगर अनजाने लोग, अगर दोनों को अंग्रेजी आती है तो अमूमन वो हिंदी छोड़ के इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करते हैं। फ़ोन पे भी अगर कोई फ़ोन आता है तो कोई अगर प्रमोशनल कॉल भी आ रही है तो वो इंग्लिश में आती है। तो आपने इस ऐसे दौर में हिंदी को क्यों चुना, हिंदी में लिखना क्यों शुरू किया? फिर धीरे धीरे आपकी बुक्स पे भी आएंगे, पर इससे पहले ये समझते हैं कि हिंदी ही क्यों, अंग्रेजी क्यों नहीं? देखिए, अंग्रेजी जो भाषा है वो विश्व की भाषा है, जी। और जो हिंदी है वो हमारे देश की भाषा है। हम्म। और ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी से, इंग्लिश से मैं कुछ, मेरा कोई जुड़ाव नहीं है, या मैं इंग्लिश में लिखना या पढ़ना पसंद नहीं करती, ऐसा नहीं है। हम्म। बट हमारे, मैंने जैसे कि बताया कि मेरी जो परवरिश हुई हम्म। और जिस तरह के वातावरण में रह रही थी, हम्म। उसमें हिंदी का एक सहज और नियमित तौर पे प्रयोग किया जाता था, लिखा पढ़ा हिंदी में ही जाता था। हम्म। मेरे पिता भी हिंदी अखबार से हैं, और मैगजीन्स हिंदी की, जैसे इंडिया टुडे है, प्रतियोगिता दर्पण है, आउटलुक है, हिंदी के जितने अखबार है, नवभारत टाइम्स में मैं लिखती भी थी, जनसत्ता में, हिंदी ट्रिब्यून, दैनिक ट्रिब्यून में, पंजाब केसरी, और जितने इस नॉर्थ रीजन के हिंदी के पेपर्स हैं, उनको, उनके एडिटोरियल्स को मैं जरूर पढ़ती थी। और आप हम्म। बिलीव नहीं करेंगे, एडिटोरियल से ज्यादा मुझे, आप देखते होंगे कि हर अखबार के एडिटोरियल पेज पे एक सेइंग लिखी होती है, एक कोट लिखा होता है। जी। थॉट तो ऑफ द मैं डे। उस कोट को कभी, जी, वो मैं कभी मिस नहीं करती। मैं भी नहीं करता हूँ। क्योंकि जी, वो उसके बहुत पाठक हैं वैसे, हम्म। ऑनेस्टली। हम्म। और मैं ऐसा मानती हूँ कि थॉट ऑफ द डे या सुविचार हम्म। या विचारों के मोती, या कहीं से भी हम्म। आपको कोई चीज इस तरह की ग्रैब करने को मिलती है, तो आपको उसको झपट लेना चाहिए। वाह। नॉलेज हम्म। जो है उसकी कोई लैंग्वेज नहीं होती है, हम्म। नॉलेज की कोई लैंग्वेज नहीं है। इनफैक्ट मैं तो यहाँ तक ये मानती हूँ कि लेखन की भी कोई लैंग्वेज नहीं है, इट शुड बी करेक्ट। अबव द लैंग्वेज। दी करेक्ट। राइटिंग एक ऐसा स्किल है जो कि लैंग्वेज से ऊपर उठ के इसको देखा जाना चाहिए। करेक्ट। और मैं तो ये चाहूंगी कि हिंदी को भी विश्व स्तर पे
एक भाषा के रूप में वैसे तो बहुत एक्सेप्टेंस बहुत बड़ा है, और करेक्ट। विदेशों में हिंदी का और संस्कृत का बहुत एक्सेप्टेंस बड़ी है, प्रचलन है, खास करके संस्कृत, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर की लैंग्वेज भी, जी जो जी। उसकी बाइनरी लैंग्वेज है, जो करेक्ट। उसमें भी कंप्यूटर्स में भी संस्कृत को, उसके नासा ने कुछ श्लोक भी कैच किए हैं जी। हमारे वातावरण में से, और इस तरह की कई रिसर्चेस हो रही हैं करेक्ट। जिसमें संस्कृत को, क्योंकि हिंदी का बेस संस्कृत है, जी। और संस्कृत भाषा जो है वो साइंस के बहुत क्लोज है, ऐसा मानती हूँ मदर ऑफ ऐसा। ऑल लैंग्वेज भी और कहा जाता है, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस जी, भी संस्कृत संस्कृत को ही को, कहा जाता है। जी बिल्कुल। और बल्कि विदेशों में तो मैं कुछ कंट्रीज में मुझे जाने का अवसर मिला, तो मैंने देखा कि लोगों का जो प्रेम है, वो ना हम्म। सिर्फ प्रेम है, मतलब हिंदी को जुनून की तरह वो लोग पढ़ना चाहते हैं। जी। जैसे आपने देखा, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड योगा डे जो स्टार्ट किया, वो जी जी। कितना ज्यादा विश्व भर में उसको जो है एक्सेप्ट किया। पॉपुलैरिटी मिली है, करेक्ट, सबने एक्सेप्ट एक्सेप्ट किया किया। है, वेलकम किया है, वेलकम मिडिल किया है। मिडिल ईस्ट तक में एक्सेप्ट किया गया है उसको। यस, एंड दैट्स अ बिग डील। एंड हम्म। आई थिंक इसी तरह जो हिंदी है, अगर इसको हम थोड़ा सीरियसली और लें, हम्म। इसको हम जैसे हम ही नहीं अपनी भाषा को अगर सीरियसली सही, लेंगे, सही तो बात है। कोई कैसे उस चीज को सीरियसली लेगा? करेक्ट। आई थिंक आप ठीक कह रहे हैं कि कुछ लोग इंग्लिश में बात करना, आई थिंक कुछ ऐसा मानते हैं कि स्टैंडर्ड्स और शायद आईक्यू लेवल को उससे जज करते हैं, हम्म। जबकि ये बात सच नहीं है। इंग्लिश में बात करना या इंग्लिश पढ़ना या लिखना कोई आईक्यू के कोई मापदंड ऐसे नहीं है। हम्म। हमारे बड़े बड़े फिलोसफर्स जो हुए हैं भारत हम्म। के, और हम्म। विदेशों में जो फिलोसफर्स हुए हैं, हम्म। यूनानी फिलोसफर्स हैं, और फ्रांस का लिटरेचर है, और हमारा जो ग्रीक लिटरेचर जैसे मैं बोल रही हूँ, अमेरिकन हम्म। लिटरेचर है, वो लोग अपनी भाषा में बहुत कुछ लिखा है उन्होंने। हम्म। जैसे आप पढ़ने, रूसी जैसे भाषा है, हम्म। रूसी रशियन जो लिटरेचर है, हम्म। उसमें रूसी भाषा में कितना लिखा गया है, हम्म। उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ा जाता है। हम्म। तो हम्म। मैं ये मानती हूँ कि जैसे जिस तरह से इन लेखकों ने, इन हम्म। फिलोसफर्स ने, इन दार्शनिकों ने अपनी अपनी भाषा को विश्व स्तर पर ये पहचान दिलाई है, विश्व भर में, तो उसी हम्म। तरह एक हमारी जो भाषा है उसकी भी पहचान जो है वो विश्व स्तर पर बने, ऐसा वेरी मेरा नाइस। मेरे दिल की ये इच्छा वेरी है। नाइस, वेरी नाइस। आपने बिल्कुल ठीक कहा। इनफैक्ट मैं थैंक भी यू। कहीं पढ़ रहा था कि जो विज्ञान के जो फंडामेंटल्स भी हैं वो यूनिवर्सल हो सकते हैं, लेकिन रिसर्च अगर आप अपनी भाषा में करते हैं, दुनिया किसी भी देश में जाइए वो रिसर्च अपनी भाषा में ही करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो थोड़ा अलग, और रिसर्च अपनी भाषा में ही होनी चाहिए, बिल्कुल। तो आपने जो रिसर्च शुरू की है इस अपने जीवन की और अपनी कहानियों के माध्यम से, उसकी तरफ बढ़ते हैं। शैलजा जी, सबसे पहले तो आपकी जो किताब है मेरे हाथ में, वास्तव में इसका जो कवर है ये बहुत खूबसूरत है। मैं अपने ऑडियंस को थोड़ा दिखाना चाहूँगा कि वास्तव में ये एक बुक है जो शैलजा कौशल जी ने लिखी है। ये बुक आपने कब लिखी थी शैलजा जी? देखिए, किताब की जो कहानियां हैं वो तो मैं बहुत समय से उनको लिखती आ रही थी, बट हाँ। जब मैं इस किताब को पब्लिश करना था 2015 में, तो 2015। उस समय मैंने कुछ भाषा को रिफाइन किया, और हम्म। कुछ स्टोरी के प्लॉट्स में थोड़े बहुत चेंजेस करके और उसको कंपाइल किया है मैंने, सारी स्टोरीज को। एंड दिस वाज माय फर्स्ट बुक। ओके। बुक की शेप में मैंने अपनी कहानियों को लेकर आई। 2015 में जी। तो इसको प्रकाशित किया है आपके डायमंड बुक्स ने 2015 में। जी, इसके डन। टाइटल पे मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले हम हमको ये तो पता चल गया कि इसकी लेखिका शैलजा जी हैं और प्रकाश किया है इसको डायमंड बुक्स ने। लेकिन जो डिज़ाइन है, क्योंकि मैंने दोनों बुक्स में ये बात नोट की कि कहीं ना कहीं जैसे बीच बीच में भी अगर आप देखोगे तो इसमें कैरेक्टर्स को स्केचेस। चित्रों के माध्यम से भी कहीं ना कहीं दर्शाया गया है, और ये दोनों ही किताबों में है, किसी एक बुक में नहीं है, दोनों में नहीं है। तो ये सबसे पहले तो ये आइडिया कैसे आया कि मुझे चरित्र के थोड़े बहुत चित्रों को भी डालना चाहिए स्केच करके, और ये डिज़ाइन किसने किया है? क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है, ये दिस इज़ रियली वाह, बहुत प्यारे लगते हैं ये। थैंक यू सो मच। एक्चुअली
चित्रों को कहानियों के साथ जोड़ने का जो आइडिया था, वो तो कुछ दोस्तों ने, मित्रों ने सुझाया, कुछ घर पे भी राय बनी कि क्यों ना ये एक्सपेरिमेंट किया जाए कि कहानी के साथ एक फिलोसफी। दोनों किताबों में जो चित्र हैं, स्केचेस हैं, उनको आप ध्यान से अगर देखेंगे तो वो बहुत प्रतीकात्मक है। एक तो हम्म। सिंबॉलिक, खास करके वास्तव में के जो स्केचेस हैं वो सारे हमारे सिंबॉलिक स्केचेस हैं, और वो बिल्कुल एज इट इज स्टोरी को डिपिक्ट ना करते हुए उसके हम्म। पीछे के एक थॉट को पिक करती है। हम्म। और जो पांच के सिक्के के स्केचेस हैं वो स्टोरी से काफी मिलते जुलते और स्ट्रेट फॉरवर्ड स्केचेस वो हैं। ओके। और इनको डिजाइन जिन लोगों ने किया है वो कुछ ऐसे महान व्यक्ति हैं जो सामने नहीं आकर के उसको पर्दे के पीछे रहकर उनका काम रहा है। हम्म। और खास करके जो पांच के सिक्के में एक हमारी फैमिली फ्रेंड है, वो आर्ट टून्स के नाम से चित्रकारी करते हैं, और जी। इसी नाम से जाने जाना अच्छा। चाहते हैं कि इसी नाम से उन्हें जाना जाए, आर्ट टून्स। अच्छा। तो आप उनको, जी, उन्होंने उन ये सबको थैंक यू बोल दीजिए हमारी तरफ से, क्योंकि नाम अगर नहीं बताना चाह रहे हैं तो वो भी एक बिल्कुल इसका इतना ग्रेटनेस। उतने मुझे लगता है इस बुक का उतना ही हिस्सा है जितनी आपकी लेखन है और आपकी मेहनत है। अ, बिल्कुल है। और अगर आप इन दोनों किताब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, अगर आप इन दोनों किताबों की कवर देखेंगे जी। तो इनके कवर बेसिकली बुक्स के, लकीली और कुछ सरस्वती देवी का आशीर्वाद रहा कि दोनों के कवर्स बहुत थॉटफुल और मीनिंगफुल कवर्स हैं दोनों बुक्स के। करेक्ट। थैंक यू सो करेक्ट। मच। करेक्ट। तो इसका ये जो, क्योंकि मैं एक चीज़ तो नोट कर रहा था कि जब मैंने पांच के सिक्के की कुछ कहानियों को पढ़ा, जिनका हम जिक्र भी करेंगे हमारी इस बातचीत में, तो उसका उसका तो एक एक कहानी का नाम भी पांच के सिक्के हैं, जो आपकी दूसरी बुक है, जो जिसको इस साल मिला है अवार्ड। लेकिन वास्तव में जो अवार्ड। बुक है, इसमें वास्तव में नाम की कोई कहानी नहीं है। तो फिर वास्तव में ये जी। टाइटल आपको कैसे, किताब का नाम कैसे सूझा, और ये इसकी इसकी क्या हिस्ट्री है? वास्तव में जो किताब रही मेरी, उसकी हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो बेसिकली मैंने ये सोचा कि ये जो कहानियां हैं, बेसिकली ये कहानियां यथार्थवादी कहानियां हैं। यथार्थवादी कहानियां मतलब रियलिज्म जिसको हम कहते हैं, रियलिस्टिक कहानियां। जी। तो मेरे को कुछ ऐसा नाम चाहिए था किताब के लिए जो कहानी में से निकल के नहीं आ रहा था, और उस कहानियों को, सभी कहानी को डिफाइन करने वाला मुझे एक नाम कोई ऐसा चाहिए था। तो हम्म। क्योंकि वो सभी कहानियां वास्तविकता के करीब हैं, हम्म। इसलिए मैंने जो बुक है उसका नाम वास्तव में ही रखा, हाँ। ओके। जिसमें फिलॉसफी भी है और थोड़ा सा भाषा भी उसकी शुद्ध हिंदी है, तो इसलिए वास्तव में। जी। वेरी नाइस। वेरी नाइस। शैलजा जी, मैं कहानियों पे आता हूँ, लेकिन उससे पहले वापस चलते हैं जब आप 16 साल के थे और आपने एक तो बड़ी खूबसूरत बात आपकी किताब में ये लगी मुझे कि आपकी पहली बुक में जो आपका नोट है, जो लेखक का नोट है, उसको उसको आपने नाम दिया है पहला पड़ाव। लेकिन दूसरे बुक में जो आपने अपने अपने नोट को जो नाम फेस दिया, उसका या उसका नाम दिया भूमिका, प्रीफेस को भूमिका, दूसरा पड़ाव। तो वो भूमिका। जी। तो ये सिर्फ इसलिए कि ये, क्योंकि ये पहली किताब थी इसलिए पहला पड़ाव, वो दूसरी किताब है इसलिए दूसरा पड़ाव, यही कारण है या कोई और कारण है? इसका कारण तो अगर हम सोचें, मतलब सीधे तौर पे सोचे तो यही है कि पहली किताब में पहला पड़ाव था और दूसरी किताब को मैंने अपना दूसरा पड़ाव माना है। देखिए, जीवन में तो ऐसा नहीं होता है, हर पल जीवन बदलता है, हर मिनट जीवन बदलता है, हर घड़ी हम आगे बढ़ते हैं, हर घड़ी आगे बढ़ने का नाम ही जीवन है। जी। तो लेकिन पड़ाव इसलिए कि तब तक जो मैंने महसूस किया जीवन के जिन पहलुओं को मैं समझ पाई, वो जी। वास्तव में, और उसके बाद जो मेरी लर्निंग्स रही और जो एक मेरे एक्सपीरियंस रहे, वहां पे आके मैंने दूसरा पड़ाव लिया, थोड़ा ठहरी और लिखा। जी। तो अब जो मेरी नेक्स्ट बुक आएगी तो मे बी दैट वुड बी हाँ, तीसरा तीसरा पड़ाव पड़ाव। मैं उसको देने का, भूमिका उसकी होगी। जी। जी। अ, तो मैं चाहती हूँ कि जैसे हमारे जीवन में पड़ाव आते हैं, जीवन के साल भी गुजरते हैं, उसी तरह मेरी किताबें भी अ, पड़ावों से गुजरते गुजरते अपनी मंजिल पाएंगी।
बिल्कुल पाएंगे, और आप दिल तक पहुंचते हैं, आपकी कहानियां दिल को हिट करती हैं। जब मैंने वास्तव में कि जब पहली दीमक वाला एल्बम, जो इसकी पहली स्टोरी है वो पढ़ा, तो मुझे ना जी। मैं थोड़ा सा बेचैन किया इसने मुझे। जो कि इस सबसे अच्छी बात लगी कि एल्बम का जिक्र पूरे स्टोरी में कहीं नहीं था, लास्ट की लाइन में जाके एल्बम का जिक्र आता है। और आप जब उस एल्बम तक पहुंचते हैं तो उसके पीछे का ये जो पूरी कहानी है, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये हो सकता है हमारी कहानी ना हो। मतलब इस कहानी ने मुझे रुलाया, मैं आई गॉट इमोशनल वाइल रीडिंग दिस स्टोरी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो बहुत सुंदर ढंग से लिखा। सबसे अच्छी बात आपके लेखन में मुझे ये लगी कि आप कहानी को कहीं बोर नहीं होने देती हैं, आपने अननेसेसरली स्टोरीज को स्ट्रेच नहीं किया है। ये नॉर्मली मैं देखता हूँ कि किसी भी कहानी को लिखने से पहले उसके बैकग्राउंड में ही काफ़ी समय लगा दिया जाता है। मैं नहीं कहता वो बुरा है, वो भी एक तरीका है लिखने का। पर कई बार क्या होता है, पाठक ना थोड़ा सा अपने आप को कहानी से कटना शुरू कर देता है। उसको लगता है कि थोड़ा लंबा जा रहा है, थोड़ा अगले पेज पे पहुंचे, तीसरे पेज को पढ़ें। आपने छोटी छोटी कहानियां लिखी और कहानी को आपको उसका जो फ्लो है वो कभी टूटने नहीं दिया आपने, बोरियत नहीं आई। तो ये मतलब क्या तरीका होता है, और ये इसको आपने मेंटेन कैसे कर रखा है कि आपकी कहानी जब शुरू से ही इंटरेस्टिंग बन जाती है और उसके एक एक दो लाइन से ही मैं आपको सच बताऊं, मैं आई एम नॉट हियर टू कंपेयर, लेकिन शैलजा जी, मैंने रविंद्रनाथ टैगोर जी की द हंग्री स्टोन भी रखी है अपने साथ, मैंने इनको भी पढ़ा था। तो इसमें सिमिलैरिटी मुझे यही लगी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी, खैर इनका नाम तो बहुत ही बड़ा है, इन्होंने भी अपनी कहानियां लिखी और उनमें से एक कहानी का नाम जो था उसको कवर पेज पे रखा, जो कि सिमिलैरिटी है आपकी स्टोरीज में। ओके। जैसे आपने हम्म। पांच के सिक्के लिखे, तो पांच के सिक्के पहली स्टोरी है आपकी बुक की। हंग्री स्टोन्स में हंग्री स्टोरी नाम की पहली बुक है, पहली स्टोरी है जो उन्होंने कवर पेज पे रखी थी। और इसी बुक में एक काबुली वाला नाम का जो बहुत फेमस उनकी स्टोरीज थी वो भी प्रकाशित हुई थी। वो शायद अगर काबुली वाला भी रख देते अपनी बुक का नाम तो वो भी उतनी ही हिट होनी थी। तो एक तो सिमिलैरिटी मुझे ये लगी। तो क्या ये इज दिस अ वे टू गिव अ नेम टू अ बुक, ये किताब को देने का कोई ये तरीका होता है लेख राइटिंग की दुनिया में, या ये एक अपने आप में ये अपने आप होता है? देखिए तरुण, यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि जो साहित्य होता है, जो हम्म। लिटरेचर है, हम्म। वो आजकल साहित्य की बहुत सारी फॉर्म्स आ गई हैं, लेकिन बेसिकली जो साहित्य होता है वो किसी भी समाज का, जिसको हम बड़ा एक क्लीशेड भी कह सकते हैं, बट एक जनरली कही जाती है बात कि समाज का आईना होता है। हम्म। तो जो हम लिखते हैं वो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे आसपास ही कहीं घटित हो रहा है। हम्म। अगर आप रविंद्रनाथ टैगोर जो गुरुदेव हैं, उनका नाम तो खैर बहुत बड़ा नाम है। रविंद्र संगीत भी है, रविंद्र का साहित्य है, बंगाली में ट्रांसलेटेड, वर्ल्ड वाइड उसको ट्रांसलेट किया गया है। हम्म। उनका जो साहित्य आप देखेंगे, जो आप सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं, एक लेखक जब किसी चीज से झकझोरा जाता है, जब कोई चीज उसके अंतर मन को छूती है, या कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा दृश्य वो देख लेता है, या कोई ऐसी भावना को वो महसूस कर जाता है कि जिसमें उसे जीवन का कोई दर्शन नजर आए। ये हम्म। लोग राइटर तो थे ही, जो हम्म। जिस पीढ़ी से वो आते हैं या जिस काल में वो हुए, वो न हम्म। केवल राइटर्स थे, लेखक थे, वो तो फिलोसोफर्स भी थे, हम्म। थिंकर्स भी थे, और विचारक थे वो। हम्म। और हम्म। मतलब फिलॉसफी जिसको कहते हैं कि उन्होंने डिफाइन की और समाज को एक नई दिशा दी। इन लोगों ने सामाजिक कार्य भी बहुत किए, समाज सेवा भी बहुत की। तो हम्म। प्रेमचंद की भी अगर आप बात करें, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी जो हमारे हैं राइटर रहे हैं, वर्ल्ड नोन राइटर हैं, या जो रविंद्र जैसे आपने बताया, या शरद चंद्र हैं, इनको अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ये एक ऐसा साहित्य है जिसे अगर आप एक सदी के बाद भी पढ़ेंगे तो हम्म। आपको लगेगा कि ये शायद कहीं हो रहा है। हम्म। चाहे वो न भी हो रहा हो करेक्ट। तो भी आपको लगेगा कि ये सच है। वही
जो मैंने एक जो राइटर का सिमिलैरिटी। सबसे बड़ा गुण यही होता है। नहीं, आप बोलें, प्लीज बोलें। एक राइटर का सबसे बड़ा गुण यही होता है कि जो वो लिख रहा है या लिख रही है, उसमें पाठक को पूरी तरह से इन्वॉल्व कर लेना, और पाठक को ये सोचने, जब ये पाठक सोचने लगता है कि ये सच है, हम्म। ये हुआ है, या ऐसा कहीं कहीं हो रहा है, हम्म। तो जब वो बिलीफ उसके मन में आ जाता है, ये बिल्कुल एक फिल्म देखने जैसा है। हम्म। अगर आप सिनेमा हॉल में एक फिल्म देखने जाते हैं, तो हम्म। जनरली आप कैरेक्टर्स के साथ मन ही मन में, आप अपने साथ की सीट पे बैठे व्यक्ति को नहीं बताते हैं, करेक्ट। लेकिन मन ही मन में आप किसी कैरेक्टर के साथ खुद को आइडेंटिफाई करने लगते करना हैं शुरू कर देते हैं। कि शायद ये मैं, मेरे हम्म। मेरे जैसा है, या मेरी जैसी है, या दिखती है, या दिखता था, या मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था, या मेरे दोस्त के साथ हुआ था, या इस हम्म। तरह की बातें। पर तो एक ये चीज, साहित्य भी उसी तरह से एक चीज़ तो क्लियर है कि मैं जो कंपैरिजन कंपैरिजन तो नहीं कर रहा था, पर एक सिमिलैरिटी जो मुझे दिखी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी की कहानियाँ भी शुरू होती हैं, इतनी लंबी लंबी कहानियाँ नहीं हैं उनकी इस बुक में, पर वो कभी भी एक एक दो दो लाइन में एक जो चरित्र है उसके बैकग्राउंड को एक्सप्लेन कर देते हैं, और आप एकदम से समझ जाते हैं कि वो किस तरह का इंसान रहा होगा, उसकी ज़िंदगी में क्या हुआ होगा। जब मैंने आपकी कहानियों को पढ़ा तो मुझे सेम फीलिंग आई कि एक या दो लाइन में आपने कभी ज़्यादा समय नहीं बिताया किसी कैरेक्टर के बैकग्राउंड को डिस्क्राइब करने में अपनी कहानियों में, लेकिन जब जिस ढंग से आपने उसको लिखा उससे समझ में आ गया कि वो कौन है, क्या करता है, क्या करता रहा होगा। वो सिमिलैरिटी मुझे दिखी। और इसको हम और ज़्यादा डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। श्योर। मैं चाहूँगा कि आप मुझे थोड़ा अपना टाइम और दें, और हम कंटिन्यू करते हैं। अभी तो इस पार्ट में मैंने डिस्कस किया नॉर्मली अबाउट यू, आप लेखन की दुनिया में कैसे आए, आपने क्या क्या किस हिसाब से लिखना शुरू किया। अब हम अगले पार्ट में सिर्फ आपकी बुक्स को डिस्कस करते हैं। मेरे पास बहुत क्वेश्चन है आपकी बुक्स के लेके, तो आई होप यू विल बी ओके विद दैट। बिल्कुल। ठीक है। यस, सो मोस्ट वेलकम तरुण जी, थैंक यू सो मच। तो मैं अपने दर्शकों को बोलना चाहूँगा, जुड़े रहें। ये पार्ट वन है, इसको ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, लेकिन पार्ट टू का वेट करिए। मैं जल्दी ही दोबारा आता हूँ शैलजा जी के साथ इन कॉन्वर्सेशन इन लाइफ आजकल विद पार्ट टू। सो थैंक यू।